हेलो शिक्षक साथियों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के ऊपर आधारित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी शिक्षक साथियों के लिए अत्यंत लाभदायी होगा अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं। तो अगर आप शिक्षण संग्रह के ऊपर खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक वीडियो ये पूरा देख लीजिए, आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे 3 मॉड्यूल हैं, आधारशिला मॉड्यूल, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा जो क्वेश्चन देखेंगे वो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का है, जिसको देखने के बाद आपको शिक्षण योजना बनाने में या फिर शिक्षकों को कोई भी परेशानी होती है पढ़ाने के लिए किस तरीके से पढ़ाना है, तो उसके लिए काफ़ी ये लाभदायक होगा। अगर आप पूरी 50 के 50 क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। और अगर आप लोग अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं हम आज के यहाँ पे पहले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विकसित की गई हस्त पुस्तिकाएँ कौन सी हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला है ऑप्शन आधारशिला, दूसरा है ध्यान आकर्षण, तीसरा है शिक्षण संग्रह या फिर चौथा है उपयुक्त सभी। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे तीनों मॉड्यूल हैं, आधारशिला मॉड्यूल भी है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल भी है और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल भी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, जिसको मैंने पीले कलर से कलर कर रखा है। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षण योजना निर्माण के लिए किस मॉड्यूल से मदद मिलती है? तो आप सभी को पता है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से शिक्षक को शिक्षण योजना निर्माण करने के लिए में मदद मिलती है। अभी मैंने ये भी बताया आपको स्टार्टिंग में। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के सामने है, रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण योजना निर्माण किस हस्तपुस्तिका की सहायता से की जा सकती है? तो ये भी, इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर है शिक्षण संग्रह। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिक्षण संग्रह। आप लोगों की सहायता के लिए मैंने इसको पहले से ही पीले कलर से कलर कर रखा है, जिससे आप लोगों को आंसर मैं ना भी बताऊं तो भी आप लोग आसानी से देख के सीख सकें। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह क्या है? ठीक है, शिक्षण संग्रह यानी कि कंपेंडियम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ए ऑप्शन, विद्यालयों में सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण में के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं का संग्रह है शिक्षण संग्रह। चौथे क्वेश्चन का आपका आंसर है ए ऑप्शन। अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, है शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, शिक्षण संग्रह का विकास शिक्षकों की आवश्यकताओं उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत किया गया है। ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन के बाद हमारा आता है अब छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं? तो आपको पता है कि शिक्षण संग्रह में हमारे टोटल 6 भाग हैं। सातवां क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह के प्रथम भाग में वर्णित है, क्या वर्णित है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर है बी ऑप्शन, शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता। आपका ये प्रथम भाग में वर्णित है। सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब हम देखते हैं आठवां क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने आठवां क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह के भाग 5 में क्या विषय वस्तु वर्णित है? तो क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा विद्यालय नेतृत्व। शिक्षण संग्रह के भाग 5 में विद्यालय नेतृत्व विषय वस्तु वर्णित है। नौवां क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का विद्यालयों में प्रयोग का अनुश्रवण कौन करता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, बीईओ है, एसआरजी है और एआरपी है। तो यहाँ पे आपको पता है कि शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का विद्यालयों में प्रयोग जो होता है उसका अनुश्रवण तीनों लोग करते हैं। बीईओ हो गया आपके, या फिर एसआरजी हो गए, या फिर एआरपी हो गए। ये हो गया 9वें क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोफेसर ए.एन. के जंगीरा की पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन 10वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, प्रभावी शिक्षक। 11वां क्वेश्चन है, 11th नंबर का क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को शिक्षण संग्रह के किस भाग में स्पष्ट किया गया है? तो भाग 2 में स्पष्ट किया गया है। 11 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। 12 नंबर का क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के में तरीके हैं, कितने तरीके हैं? 26 तरीके हैं। आप सभी को पता है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। प्रभावी शिक्षण की 26 तरीके की सीढ़ियाँ हैं इसमें। 13वां क्वेश्चन का देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए स्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को किस तरह प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे देख लीजिए,
13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह। अभी जिसके जैसे कि 12वें क्वेश्चन में आपको पता चला कि सब यहाँ पे 26 तरीके हैं, उसी तरीके से इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह। अभी सेम वही क्वेश्चन है, बस उसका ऑप्शन जो था इसमें आ गया है क्वेश्चन में, और इसका जो आंसर था उसके क्वेश्चन में बन गया है। अब 13 क्वेश्चन के बाद चलते हैं हम 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रकार। प्रभावी शिक्षण में शिक्षा जो है आपको सभी को पता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित होना चाहिए। 15वां क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो आनंददायी होना चाहिए। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल आनंददायी होना चाहिए, सी ऑप्शन सही है इसका। अब हम देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अधिगम पत्रिका संबंधित है। अधिगम पत्रिका किससे संबंधित है? प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी से संबंधित है, डी ऑप्शन सही होगा 16 का। 17 क्वेश्चन है अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसको? छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है अधिगम पत्रिका लिखने के लिए। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में जी का क्या आशय है? जी का आशय है लक्ष्य निर्धारण, यानी कि गोल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उससे जी बना हुआ है, लक्ष्य निर्धारण, इससे भी आप याद कर सकते हैं। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में ए टू जेड में अच्छा लेटर जो ए है क्या प्रदर्शित करता है? तो लेटर जो ए है, ए टू जेड आपको सभी को पता है कि टोटल 26 होते हैं, उसमें से जो ए है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो ए जो प्रदर्शित करता है वो है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, यानी कि आपका सहभागिता वहाँ पे होनी चाहिए। अब देखते हैं 20वें नंबर का क्वेश्चन। 20वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। प्रभावी कक्षा शिक्षण का उदाहरण है। प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है? तो इसका आंसर है आपका बी, अक्षर बी से लिया गया है ये। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने 21 नंबर का क्वेश्चन है। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में हास परिहास यानी खुशी का माहौल होना बहुत जरूरी होता है। यह तनाव को दूर करता है और कक्षा का वातावरण आनंददायी व पढ़ने के लायक बनाता है। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है? तो आपको पता है ये एच से लिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका भी बी होगा। अगला है आपका क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन। बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक व बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभवों में शिक्षण कार्य की शुरुआत करने से आपका कक्षा शिक्षण प्रभावी होता है। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है? तो इसका आंसर है एन से लिया गया है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है। यह हमेशा सरल रेखी नहीं होती, बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। यह प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर का उद्देश्य है? तो इसका है 23वें का यल अक्षर से इसका आंसर हम प्रदर्शित करते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है। अधिगम पत्रिका की जानकारी हमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से मिलती है? तो इसका आंसर है 24 का जे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण योजना प्रारूप में कुल बिंदुओं की संख्या, तो आपको अभी पता है टोटल 6 प्रारूप यहाँ पे टोटल बिंदु होते हैं आपके। 26वां क्वेश्चन है। अब इसमें मेरी कोई भी शिक्षण योजना की आप जो 25वां क्वेश्चन है उसमें 6 बिंदु जैसे दिखाया गया, तो कोई भी शिक्षण योजना जो यहाँ पे आपके सामने दिखाई जाएगी उसमें आप देख सकते हैं उसमें टोटल 6 हेडिंग होते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है। शिक्षण योजना का आधार है लर्निंग आउटकम, जो उसका आधार है, हम लर्निंग आउटकम के आधार पर अपनी शिक्षण योजना बनाते हैं। 27वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए 27वां क्वेश्चन है। शिक्षण योजना में पढ़ाने का फ़ायदा है। शिक्षण योजना से पढ़ाने का फ़ायदा क्या है? तो यहाँ पे सभी को पता है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से होती है, कक्षा का माहौल रुचिकर होता है, और तीसरा है बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम हासिल कर लेते हैं। तो तीनों होता है, तो यानी कि इसका आंसर है उपयुक्त सभी। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। शिक्षण योजना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पे तीनों चीज़ें जो लिखी गई हैं, बालक का वर्तमान अधिगम स्तर एवं पूर्व ज्ञान, बालक की आयु, एक पाठ को कम से कम 2 वादन में समाप्त करना, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो यानी कि 28वें क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि उपयुक्त सभी। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण योजनाओं हेतु समझ स्पष्ट करने हेतु शिक्षण संग्रह के किन पृष्ठों का अध्ययन अधिक लाभदायक या फिर लाभप्रद होगा? तो पृष्ठ नंबर 1 से लेकर आपको पता है कि पृष्ठ नंबर 178 तक ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के लिए शिक्षण योजना बनाने में जो चीज़ें स्पष्ट आपको करनी है वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद देख लीजिए शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा।
तो विशिष्ट उद्देश्य इसमें नहीं होता है। आपका शिक्षण योजना के जो प्रारूप होता है ये आपका लेसन प्लान में होता है, यानी कि पाठ्य योजना में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस स्थिति में कक्षा का शैक्षणिक वातावरण बेहतर होता है? तो सीखना योजनाबद्ध क्रमबद्ध ढंग से होता है। सीखना सिखाना ये होगा। भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों के पास कार्य करने के मौके दिए जाए। बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लें। ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि किसी स्थिति में कक्षा का शैक्षणिक वातावरण बेहतर तभी होगा ये जब ये तीनों चीज़ें होंगी, यानी कि ये सभी। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक डायरी क्या है? तो आपको पता है शिक्षक डायरी आपका स्व मार्गदर्शिका है, यानी कि हम खुद के लिए एक मार्गदर्शन का यूज करते हैं, बनाते हैं, खुद के लिए एक मार्ग का निर्माण करते हैं। 32वां क्वेश्चन है, शिक्षक डायरी के मुख्यतः कितने भाग हैं? तो आपको पता है कि 5 भाग हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक डायरी का संबंध किससे है? जिसका डी ऑप्शन है, शिक्षक के पूरे सत्र तक व्यवस्थित शिक्षण योजना से शिक्षक डायरी का इससे संबंध है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रपत्र के 50 पृष्ठ शिक्षक डायरी में संलग्न होते हैं, यह प्रपत्र कौन सा है? तो पहला इसका ऑप्शन सही है, शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण होता है इसमें। 35 नंबर का क्वेश्चन देखें, थोड़ा जल्दी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहता, बहुत बड़ी नहीं बनाना चाहता, इसलिए कोशिश करूँगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँ। शिक्षक डायरी में 10 रिक्त पन्ने होते हैं, क्यों? ये क्यों होते हैं? जो खाली पन्ने आपको देखने को मिलते हैं 10 पन्ने, वो क्यों होते हैं? तो शिक्षक को आवश्यकता अनुसार टिप्पणियाँ अंकित करने के लिए होते हैं, तो इसी के लिए होता है, यह ध्यान दीजिएगा। और किसी कार्य के लिए, वो रफ कार्य के लिए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए नहीं होते हैं, वो काफ़ी लोग उसमें का मिसयूज भी करते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण योजना की रिक्त प्रारूप जिससे शिक्षक की अपनी योजना बनाए, उसकी कितनी प्रतियां डायरी में होती हैं? तो आपको पता है कि 100 प्रतियां डायरी में होती हैं इसमें, इसको ध्यान दीजिएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ में किससे संबंधित सामान्य जानकारी होती है? तो स्वयं शिक्षक की जानकारी होती है। आपको सभी को पता, आप लोगों के पास शिक्षक डायरी होगी तो उसमें किससे संबंधित जानकारी होती है? तो आप खुद की जानकारी उसके अंदर अंकित करते हैं, तो स्वयं शिक्षक की जानकारी उसके अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर का, लर्निंग आउटकम क्या है? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लीजिए। लर्निंग आउटकम काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, गुणात्मक या मात्रात्मक आकलन के लिए प्रक्रिया आधारित जाँच बिंदु है ये, और दूसरा बच्चों के सीखने का संकेतक है ये, कि बच्चे क्या सीखेंगे, क्या सीख चुके हैं, ये सारी दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, विकल्प ए और बी दोनों सत्य हैं यहाँ पे। 39 नंबर का क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम किसके लिए है? तो आपको पता है कि विद्यार्थियों के लिए भी है ये, शिक्षकों के लिए भी है, माता पिता और अभिभावकों के लिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं अब जल्दी से हम। लर्निंग आउटकम एक लक्ष्य है, इसका आंसर है परिणाम आधारित। लर्निंग आउटकम जो आप बनाते हैं वो कोई उद्देश्य लेके बनाते हैं, कोई परिणाम आप निर्धारित करते हैं, उसके ऊपर आधारित होता है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलग है? तो यहाँ पे देख लीजिए, लर्निंग आउटकम, सीखने की प्रतिफल, शिक्षण अधिगम परिणाम, ये सारी चीज़ें शिक्षण योजना के अंतर्गत ही आती हैं, तो कौन सा अलग है? शिक्षण योजना। आपका इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन, प्रमुख विषयों के लर्निंग आउटकम कक्षा 1 से लेकर 8 तक को विकसित किया जाता है किसके ऊपर? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। तो जो लर्निंग आउटकम है वो यही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा ही यहाँ पे विकसित किया जाता है लर्निंग आउटकम। अगला है 43 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विद्यार्थी ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया है कक्षा स्तर पर? कैसे पता करेंगे आप शिक्षक हैं तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा बच्चा किस स्तर तक लर्निंग आउटकम प्राप्त कर चुका है? तो यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, लर्निंग आउटकम तालिका में के पोस्टर के द्वारा आप बना देंगे कौन सा बच्चा किस स्तर तक लर्निंग आउटकम प्राप्त कर चुका है, उसका एक तालिका बना देंगे। 44 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यार्थीवार लर्निंग आउटकम तालिका कौन बनाएगा? तो संबंधित विषय के जो अध्यापक हैं, आप जैसे अगर इतिहास के अध्यापक हैं तो आप उस विषय के लर्निंग आउटकम की जो तालिका होगी वो बनाएंगे, किसी अन्य विषय का टीचर जो होगा उसकी तालिका बनाएगा, तो ये संबंधित विषय के अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, SCERT द्वारा कक्षा 1 से लेकर 8 तक की सभी विषयों के लिए किसका विस्तृत दस्तावेज विकसित किया गया है? तो कक्षा 1 कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, लर्निंग आउटकम का भी और निर्धारित दक्षताओं का भी। 46 नंबर का क्वेश्चन है, सब लर्निंग आउटकम को और किन नामों से जाना जाता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम, शिक्षण अधिगम परिणाम। तो जहाँ पे भी आप परिणाम से जोड़ देंगे या फिर रिजल्ट से आप ये सिंपल वे में समझ लीजिए, जहाँ पे रिजल्ट जुड़ जाएगा आपका
वो सभी लर्निंग आउटकम के नाम से जाने जाते हैं। तीनों है यहाँ पे, सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधित परिणाम और शिक्षण अधिगम परिणाम, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सभी, चौथा ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य ICT संसाधन नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको पता है आप प्रोजेक्टर यूज कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, स्मार्ट टीवी भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा? पेजर नहीं है। आपको पेजर का यहाँ पे अनुमति जो ICT के संसाधन के रूप में नहीं है, तो पेजर इसका आंसर हो जाएगा। बाला का विस्तृत रूप है, यानी कि बाला जो आपका है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। तो यहाँ पे इसका आंसर आप ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, ये आपका आंसर हो जाएगा, फुल फॉर्म होगा बाला का। 49 नंबर का क्वेश्चन है, आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशल एवं योजनाएं, पुस्तकालय आदि किस मॉड्यूल से संबंधित? आपको पता है कि ये सारी चीज़ें शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से आधारित हैं, संबंधित हैं। तो 49 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन, पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या कितनी होती है? तो पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या 3 होती है। आप सभी को ये जानकारी होगी। आशा करता हूँ कि आपको 50 क्वेश्चन में से ज़्यादातर क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आप अगर ध्यान से देखे होंगे। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर आपको पता भी होगा अगर आप जागरूक शिक्षक हैं। अगर नहीं है तो आप ये वीडियो देख के आप 50 क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन। और ये सारी चीज़ें पूछने से बढ़ के कि आपके पढ़ाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट लाएंगी। तो ये चीज़ ज़रूर देखिए आप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे कोशिश करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप तक पहुँचाई जा सकें, जिससे आप लोग अपने अंदर डेली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो शिक्षकों, अगर आप तक अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं इस चैनल पे, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, यानी कि घंटे का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो शिक्षक बंधुओं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।